नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एमएसपी की कानूनी गारंटी, किसानों की कर्ज माफी का हो ऐलान, कांग्रेस ने बजट से पहले उठाई है ये मांग। दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी ने 10 वर्षों तक देश की आवाज को दबाया, इसलिए जनता ने चुनाव में उन्हें दी सजा, कांग्रेस का बड़ा आरोप। खबर में आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस के रणनीतिक समूह की बैठक, नीट, यूजी, किसान और अग्निपथ पर सरकार को घेरने की तैयारी। खबर में आगे आपको बताएंगे कि कांवड़ यात्रा रूट में दुकान मालिकों का नाम लिखने पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक, योगी को बड़ा झटका। और इसी के साथ दोस्तों खबर में आगे आपको बताएंगे कि राहुल गांधी को मिलेगा सम्मान, किस पुरस्कार से नवाजे जाएंगे दिग्गज नेता, आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये जो ठेलियों पर नाम लिखने वाले आदेश है, इसमें कहीं ना कहीं एक एजेंडा है और इससे नफरत और बढ़ सकती है, तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। एमएसपी की कानूनी गारंटी, किसानों की कर्ज माफी का हो ऐलान, कांग्रेस ने बजट से पहले उठाई है मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने आम बजट से एक दिन पहले किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी के साथ स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी को लेकर बजट में घोषणा करने की मांग उठाई है। साथ ही पार्टी ने किसानों का कर्ज माफ करने की पैरोकारी करते हुए कहा कि पूंजीपतियों का लाखों करोड़ों रुपए का बैंक लोन माफ हो सकता है, तो किसानों को इसके लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोमवार को संसद सत्र शुरू होते ही कहा कि मंगलवार को आ रहे बजट में केंद्र सरकार की ओर से 3 प्रमुख घोषणाएं की जानी जरूरी है। पहला, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप C250% के फॉर्मूले के तहत 22 फसलों के एमएसपी के दाम बढ़ाए जाएं। उन्होंने कहा कि एमएसपी को कानूनी दर्जा देकर फसलों की खरीद को केंद्र सरकार आवश्यक नहीं मानती, मगर कांग्रेस का साफ मानना है कि एमएसपी को कानूनी स्वरूप देकर फसलों की खरीद की एक मजबूत प्रणाली स्थापित की जा सकती है। किसानों की कर्ज माफी की तीसरी मांग पर जोर देते हुए जयराम रमेश ने कहा कि इसका आकलन करने के लिए एक स्थायी आयोग की स्थापना आवश्यक है। तेलंगाना का ताजा उदाहरण देते हुए जयराम रमेश ने कहा कि चुनावों में किए वादे के अनुरूप राज्य में 40 लाख किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री काल में संप्रग 1 में 72,000 करोड़ रुपए का कृषि ऋण माफ किया गया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी ने 10 वर्षों तक देश की आवाज को दबाया, इसीलिए जनता ने चुनाव में उन्हें दी सजा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने लगा दिया है प्रधानमंत्री मोदी पर ये बड़ा आरोप। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने ही 10 वर्षों तक देश की आवाज को दबाया और इसीलिए लोकसभा चुनावों में लोगों ने उन्हें दंडित किया है। कांग्रेस के मीडिया एवं पब्लिसिटी विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि जिस व्यक्ति ने 10 वर्षों तक देश का गला घोटा और उसकी आवाज को दबाया, वो आज विपक्ष द्वारा आवाज उठाए जाने पर बेहद कमजोर दिखाई दिया और आंसू बहता दिखा। खेड़ा ने एक्स पोस्ट में कहा कि उन्होंने कहा कि विपक्ष ने 2.5 घंटे तक प्रधानमंत्री की आवाज दबाई। प्रधानमंत्री मोदी को ये याद दिलाना जरूरी है कि पिछले 10 वर्ष के उनके अन्यायपूर्ण शासन में पूरे देश का दम घुटता रहा, जिसकी सजा जनता ने उन्हें दी है। खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ये भूल गए हैं कि वो बहुमत वाली सरकार के प्रधानमंत्री नहीं हैं, बल्कि 2 दलों के समर्थन से चल रही राज्य सरकार के 1/3 प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्हें मोदी सरकार शब्द का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए और खुद को लोकतांत्रिक साबित करना चाहिए। खेड़ा ने नीट मामले का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह याद दिलाना उचित होगा कि जब वो ये भाषण दे रहे थे, तब सुप्रीम कोर्ट देश के 32 लाख छात्रों की आवाज दबाने और उनकी सरकार द्वारा उनके साथ किए गए अन्याय के विरुद्ध सुनवाई कर रहा था। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस के रणनीतिक समूह की बैठक, नीट, यूजी, किसान और अग्निपथ पर सरकार को घेरने की जोर शोर से तैयारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के संसदीय रणनीतिक समूह ने सोमवार को बैठक की, जिसमें फैसला लिया गया कि संसद के मानसून सत्र में मेडिकल प्रवेश परीक्षा, नीट, यूजी में कथित अनियमितताओं, किसानों की समस्या और अग्निपथ योजना से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी इस सत्र में मणिपुर की स्थिति और जम्मू कश्मीर में हुए हालिया आतंकी हमलों को लेकर भी सरकार से जवाब मांगेगी। सूत्रों ने भी बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आवास पर मंगलवार शाम इंडिया गठबंधन की बैठक हो सकती है और इसमें संसद के वर्तमान सत्र के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। सोनिया गांधी के आवास पर हुई पार्टी के रणनीतिक समूह की बैठक में सोनिया गांधी के अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी महासचिव जयराम रमेश, राज्यसभा में पार्टी के उपनेता प्रमोद तिवारी और कई अन्य नेता शामिल हुए। बैठक के बाद प्रमोद तिवारी ने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस संसद में नीट पर चर्चा चाहती है
उन्होंने कहा कि हम कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी इसे रखेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांवड़ यात्रा रूट में दुकान मालिकों का नाम लिखने पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक, योगी को बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटल, ढाबा, फल और खान पान की दुकानों पर मालिक का नाम लिखे के योगी सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने यूपी के साथ ही एमपी और उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस जारी किया है और शुक्रवार 26 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। अगली सुनवाई तक किसी भी राज्य में दुकानदारों को अपना या स्टाफ का नाम लिखने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन दुकान में मिल रहे खाने के सामान की सूची दिखानी होगी। जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच ने कहा कि कांवड़ियों को वेज खाना मिले, इसके लिए फूड सेफ्टी के सक्षम अधिकारी आदेश जारी कर सकते हैं। खाद्य संरक्षण विभाग के अधिकार ने पुलिस गैर कानूनी दखल नहीं दे सकती है। याचिका दाखिल करने वाले ने इसे संविधान के आर्टिकल 14, 15, 17 और 19A का उल्लंघन बताया है। इन अनुच्छेदों के जरिए धर्म, जाति या नस्ल के आधार पर भेदभाव, छुआछूत और गैर कानूनी बनाया गया है और लोगों को कोई भी व्यापार करने की आजादी मिली है। एक NGO एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स TMC सांसद महुआ मोइत्रा और एक्टिविस्ट अपूर्णानंद और आकार पटेल की 3 याचिका पर कोर्ट ने 3 राज्यों को नोटिस जारी किया है और कहा है कि ऐसे किसी दूसरे राज्य को भी वह स्वतः इस मामले में शामिल कर सकता है। कांवड़ यात्रा रूट पर दूसरे धर्म के दुकानदारों से कांवड़ियों की किसी भी वजह से संभावित बहस और झगड़े की पुरानी घटनाओं के मद्देनजर योगी सरकार ने दुकानों पर मालिक का नाम लिखवाने का आदेश दिया था और इस आदेश के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में होटल और ढाबा में काम करने वाले मुसलमानों को काम से हटा दिया गया। जिन मुसलमानों ने हिंदू समझ आने वाले नाम से ढाबा खोल रखा था, उन्हें बदलकर ऐसा नाम रखने कहा गया जिससे कांवड़ियों को समझ आए कि ये ढाबा हिंदू का नहीं है। योगी सरकार के फैसले का विपक्ष के साथ साथ NDA में भाजपा के सहयोगी भी विरोध कर रहे हैं। भाजपा के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इसका खुलकर विरोध किया है। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, मायावती, असदुद्दीन ओवैसी समेत अनेक विपक्षी नेताओं ने इसे धार्मिक भेदभाव और सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ाने वाला बताते हुए आदेश वापस लेने की मांग की है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में भाजपा की सहयोगी पार्टी JDU, लोजपा और RLD ने भी इसका विरोध किया है और इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। JDU और लोजपा तो बिहार की पार्टियां हैं, लेकिन जयंत चौधरी की RLD का पूरा प्रभाव इसी इलाके में है और उसका आधार वोट जाट और मुसलमान है। जयंत चौधरी ने इस फैसले पर तंज कसते हुए कहा है कि क्या अब कुर्ते पर भी नाम लिखवा ले। उन्होंने कहा कि कांवड़िया जाति या धर्म देखकर सेवा नहीं लेते। उन्होंने कहा कि सरकार ने चूंकि फैसला कर लिया है इसलिए अब पीछे नहीं हट रही, लेकिन अब भी समय है इस फैसले को वापस लिया जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी को मिलेगा सम्मान, जानिए किस पुरस्कार से नवाजे जाएंगे दिग्गज। जी हां दोस्तों, रायबरेली से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को केरल के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत ओमान चांडी की याद में स्थापित ओमान चांडी लोक सेवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। ओमान चांडी फाउंडेशन ने प्रथम ओमान चांडी लोक सेवा पुरस्कार की घोषणा नेता की पहली पुण्यतिथि के 3 दिन बाद यानी रविवार को की है। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक इस पुरस्कार की विजेता को 1 लाख रुपए की राशि और प्रसिद्ध कलाकार एवं फिल्म निर्माता निमेम पुष्पराज की बनाई गई प्रतिमा दी जाएगी। एक बयान में कहा गया है कि राहुल गांधी एक राष्ट्रीय नेता हैं जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना और उनका समाधान निकाला था। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ जूरी ने पुरस्कार विजेता का चयन किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में विधानसभा उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा दाव, लाल बिहारी यादव को बनाया विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष। जी हां दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधान परिषद में लाल बिहारी यादव को एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। जुलाई 2022 में सपा के 10% से कम सदस्य रह जाने के कारण ये पद लाल बिहारी यादव से छिन गया था। 100 सीटों वाली विधान परिषद में अब सपा के फिर से 10 सदस्य हो गए हैं। ऐसे में पार्टी ने फिर से नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी लाल बिहारी यादव को सौंप दी है। किरणपाल कश्यप को मुख्य सचेतक बनाया गया है। लाल बिहारी यादव वर्ष 2022 में 27 मई को नेता प्रतिपक्ष बनाए गए थे। पहली बार उन्हें नेता प्रतिपक्ष के रूप में मात्र 41 दिनों का ही कार्यकाल मिला था। 7 जुलाई 2022 को सपा सदस्यों की उच्च सदन में 10% से कम संख्या होने के कारण हटा दिया गया था।
शिक्षक कोटे से आने वाले लाल बिहारी यादव आजमगढ़ के रहने वाले हैं। उनका विधान परिषद के एक कार्यकाल 6 दिसंबर 2026 तक है। सपा अध्यक्ष अखिलेश का पत्र पहुंचने पर विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने लाल बिहारी यादव को नेता विरोधी दल बनाने का आदेश जारी कर दिया। वहीं सपा ने किरणपाल कश्यप को मुख्य सचेतक बनाया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विशेष राज्य पर केंद्र ने कहा नो, तो लालू यादव बोले लेकर रहेंगे। सीएम नीतीश से भी मांग लिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, लोकसभा के मानसून सत्र में बजट पेश होना है और इस पर सबकी निगाहें टिकी है। इसी बीच जेडीयू को झटका लगा है। जेडीयू के नेता लगातार विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे, लेकिन अब इस पर विराम लग गया है। केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने पत्र के जरिए जवाब दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। विशेष राज्य का दर्जा देने का मामला नहीं बनता है। अब इस पर सोमवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर दी है। लालू यादव पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए। उन्होंने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया और कहा कि नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, अब नहीं मिल रहा है तो वो इस्तीफा दे रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आगे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा हम लोग लेकर रहेंगे। पत्र में दिए गए प्रावधानों के हवाले पर कहा कि बिल्कुल देना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव ने प्रदेश में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर पर कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि विपक्ष की ओर से बोलने नहीं दिया जा रहा है। इस पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वो पहले वाला समझ लिए है क्या? विपक्ष इस बार बहुत मजबूत है और इस बार नहीं चलेगी। मजबूती से हम लोग एक साथ हैं। बता दें कि केंद्र की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को एक तरह से केंद्र ने नो कह दिया है। और झंझारपुर से जेडीयू के सांसद रामप्रीत मंडल के सवालों का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि पहले राष्ट्रीय विकास परिषद ने कुछ राज्यों को योजना सहायता के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा दिया था, जिनकी कई विशेषताएं ऐसी थी जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत थी। दोस्तों, करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का आरोप, बीजेपी जहां हारी वहां काटी जा रही है लाइट, बिजली कटौती और फ्यूल चार्ज पर सदन में हंगामा। जी हां दोस्तों, शून्यकाल में कांग्रेस विधायक अमित चाचाड़ ने कहा कि लोकसभा चुनाव में 11 सीटें हारने के बाद सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है। जिन लोकसभा सीटों पर भाजपा को हार मिली है वहां बिजली काटी जा रही है। फ्यूल चार्ज पर मिलने वाली छूट को हटाकर यहां पर जनता पर अतिरिक्त भार भी ला दिया गया है। और इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। काफी देर तक नारेबाजी के बीच ही शून्यकाल की कार्रवाई चलती रही और कांग्रेस विधायक मनीष यादव ने भी पर्ची के जरिए बिजली कटौती का मुद्दा सदन में उठाया, तो स्पीकर ने एक दिन की चर्चा करवाने की व्यवस्था दी है। स्पीकर ने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तैयारी के साथ आए, सदन में एक दिन बिजली पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा ने दिन में बिजली कटौती के सवाल पर ऊर्जा मंत्री के जवाब पर नेता प्रतिपक्ष ने सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। ऊर्जा मंत्री ने बिजली संकट का ठिकरा पिछली सरकार पर फोड़ा तो कुछ देर तक के लिए सदन में हंगामा रहा। दरअसल प्रश्नकाल में कांग्रेस इंदिरा मीणा ने प्रश्नकाल में राजस्थान में बिजली कटौती का मुद्दा उठाते हुए कहा कि रात की बजाय दिन में बिजली काटी जा रही है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि राजस्थान में 20 से 22 घंटे बिजली दी जा रही है। सरकार दिन में कहीं भी बिजली नहीं काट रही है। रात में हो रही 2-2.5 घंटे की बिजली को भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीट पेपर लीक में पूरा सिस्टम ही फ्रॉड है। परीक्षा प्रणाली को लेकर धर्मेंद्र प्रधान पर भड़के राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। नीट पेपर लीक मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई है। विपक्षी दलों के नेताओं ने इस मामले पर सरकार को घेरा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि नीट एक व्यवस्थित मुद्दा है, तो आप इस मुद्दे को ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं? मुद्दा यह है कि देश में लाखों छात्र हैं जो इस बात से बेहद चिंतित हैं कि क्या हो रहा है और उनका मानना है कि भारतीय परीक्षा प्रणाली एक धोखाधड़ी है। राहुल गांधी के बयान पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पलटवार किया और कहा कि विपक्ष नेता का ये कहना कि देश की परीक्षा प्रणाली एक धोखाधड़ी है, मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। धर्मेंद्र प्रधान ने आगे कहा कि कुछ जगहों पर गड़बड़ी हुई और नीट मामले सुप्रीम कोर्ट में है। सीबीआई मामले की जांच कर रही है और इस मामले में सरकार कुछ भी नहीं छिपा पा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह के बयान से सियासी पारा हाई, संजय राउत ने दिया बेहद बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में अमित शाह के भाषण को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। अमित शाह ने बीजेपी अधिवेशन में उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर
तीखा हमला बोला था। अब उद्धव गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। संजय राउत ने कहा कि अमित शाह ये देश के गृह मंत्री हैं, कहने में हमें शर्म आती है। अमित शाह ने जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था वो अशोक चौहान आज अमित शाह के बगल में बैठे दिखाई देते हैं। इन्हीं की बीजेपी सरकार ने शरद पवार को पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा और खुद मोदी जी ने इनकी तारीफ की। मुझे लगता है मोदी और शाह में आपस में कोई लड़ाई है, इसीलिए ये मतभेद दिखाई दे रहा है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे नेता संजय राउत ने रविवार को कहा कि शिवसेना नेता आनंद दिघे के जीवन पर आधारित फिल्म धर्मवीर का दूसरा भाग राजनीति से प्रेरित है और निर्माता दिवंगत नेता की स्मृति का अपमान कर रहे हैं। दिघे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का राजनीतिक गुरु माना जाता है। शिंदे द्वारा शिवसेना में उद्धव ठाकरे के खिलाफ 2022 में विद्रोह का नेतृत्व किए जाने और ठाकरे के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को गिराकर मुख्यमंत्री बनने के कुछ दिन पहले ही इस फिल्म का पहला भाग रिलीज हुआ था। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संयुक्त किसान मोर्चा चलाएगी अडानी छत्तीसगढ़ छोड़ो अभियान, स्मार्ट बिजली मीटर का विरोध, सुप्रीम कोर्ट फैसले का स्वागत। या दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने छत्तीसगढ़ में जल, जंगल, जमीन, खनिज और प्राकृतिक संसाधनों की लूट और जनवादी आंदोलन और मानव अधिकारों के दमन के खिलाफ पूरे प्रदेश में अडानी छत्तीसगढ़ छोड़ो अभियान चलाने का फैसला किया है। इसके प्रथम चरण में अगले महीने एक राज्य स्तरीय कन्वेंशन का आयोजन किया जाएगा और मोदी साई की केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों की कॉरपोरेट परस्त नीतियों के खिलाफ एक वैकल्पिक जन पक्षधर नीतियों के आधार पर आम जनता के सभी तबकों को लामबंद करने की रणनीति तैयार की जाएगी। इस कन्वेंशन में संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय नेता भी शिरकत करेंगे। दोस्तों संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े विभिन्न जन संगठनों की एक बैठक में यह फैसला किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि भाजपा राज्य सरकार की कॉरपोरेट परस्त नीतियों के कारण प्रदेश का बिजली, कोयला, इस्पात, सीमेंट सहित तमाम औद्योगिक क्षेत्र और खनिज परिवहन अडानी के हवाले होने जा रहा है। इस कॉरपोरेट लूट का विरोध करने वाली जनवादी ताकतों का जिस तरह से दमन किया जा रहा है, बस्तर उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।